द बॉयज सीजन 3 एपिसोड 6 हीरोगैज़म। तो एक काम करो, सबसे पहले तो जो भी ईयरफोन या हेडफोन तुम्हारे पास है वो लगा लो, क्योंकि ये वीडियो मेरी आज तक की सबसे ज्यादा खतरनाक वीडियो होने वाली है। काश मैं ऐसा बोल पाता अगर इस एपिसोड का अनसेंसर्ड वर्जन हमें इंडिया में देखने को मिलता। तो इस एपिसोड की काट पीट के ऐसी माँ बहन करी है अमेज़न वालों ने कि हीरोगैज़म का तो पूरा मजा ही खराब हो गया। जितनी इस एपिसोड की हाइप थी उस हिसाब से तो इस एपिसोड ने मुझे डिसअपॉइंट ही किया सॉर्ट ऑफ, क्योंकि द बॉयज का जो लेवल है वो अनएक्सपेक्टेड हो चुका है, एटलीस्ट मेरे लिए। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है कि दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो खुद इंसान की उम्मीद है जो वो दूसरों से लगाता है। तो बस यहाँ भी हमारी भावनाओं के साथ वैसा ही खिलवाड़ हुआ। मैं क्या क्या उम्मीदें लगा रहा था इससे यार। चलो अब जो भी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो 70% जो एपिसोड था वो पिछले एपिसोड की कहानी को क्लाइमैक्स की बैटल तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कहानी के उस 70% हिस्से को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में हम पहले ये जानेंगे कि ये साला हीरोगैज़म है क्या असल में, और क्यों दुनिया बावली हो रखी थी इस चक्कर में, और फिर जानेंगे कि ये कहानी अब किस रास्ते पे जा रही है एंड इस कहानी का अगला पड़ाव क्या होने वाला है। क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ है जिसके परिणाम बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं। नहीं, क्लाइमैक्स बैटल की बात नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा वीडियो में आगे। और साथ ही बात करेंगे द बॉयज के यूनिवर्स में एक्स-मैन की एंट्री की। अब एमसीयू वालों से तो हो ना पाया अभी तक, और जो एमसीयू वाले नहीं कर पा रहे हैं वो बॉयज वाले पहले जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक्वामैन के कैरेक्टर को लेके जो मजाक डीसी के पीस मेकर ने किया था वही मछली के साथ संभव करने वाला, वो भी हमें इस एपिसोड में सच होते दिखा। तुम्हारा भाई तगड़े रेफरेंस लेके आया खोद के, तुम बस वीडियो को एंड तक देखते रहना दिल थाम के। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हीरोगैज़म की। तो द बॉयज की कॉमिक बुक सीरीज में इशू नंबर 30 और 31 के बीच द बॉयज की ही स्पिन ऑफ के तौर पे 6 इशू की एक स्पेशल लिमिटेड सीरीज निकाली गई थी, जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल बकचोदी और कुछ नहीं। और बाद में ये सेक्सुअल बकचोदी कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि जिनको असली हीरोगैज़म की फील लेनी है वो लोग इस सीरीज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस एपिसोड में तो हमें उसका लिटरली 10% भी देखने को नहीं मिला। अब इसमें होता क्या है, वही जो अक्सर हम बैचलर लोग करते रहते हैं एंड शादीशुदा लोगों को इतनी जल्दी करने को नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ पार्टी की। अब हाँ, क्योंकि ये सुपर्स हैं तो इनकी पार्टी का लेवल अलग होता है। असल में वॉट इंटरनेशनल चूंकि सुपर्स को हर तरह से कैश कराना जानती है, तो सुपर्स लोग भी मेंटली टायर्ड फील करते हैं कभी कभी। अब ऑब्वियसली है तो वो भी इंसान ही ना। तो वॉट इंटरनेशनल को पता था कि जिस तरह से दुनिया का हर इंसान मोस्टली सिर्फ एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, अल्टीमेटली उन सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चाहिए सबको एक ही चीज, चरम सुख। यही वो चीज है जो किसी से कुछ भी करवा सकती है। तो वॉट इंटरनेशनल ने इसी चीज को समझा एंड अपनी सुपर्स को मेंटली एंड इमोशनली अपने इन्फ्लुएंस में रखने के लिए उनके लिए ईयरली एक पार्टी का इंतजाम किया, जिसको नाम दिया गया हीरोगैज़म। अब अगर इसका संधि विच्छेद करो तो आप इजीली समझ जाओगे ये हीरो एंड ऑर्गेज्म से मिलकर बना है, यानी कि इस पार्टी में आपको हर वो कांड करने की छूट है जिससे आपको ऑर्गेज्म यानी कि चरम सुख फील होता है। और चूंकि इस पार्टी में सिर्फ सुपर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो लोग अपने ऑर्गेज्म के लिए अपनी पावर्स का भी हर पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने इस एपिसोड में भी कुछ हद तक देखा। अब वो मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता, ये वीडियो मुझे सेंसर नहीं करानी है। एंड इसको 1952 में शुरू करने वाले पहले सुपर्स कोई और नहीं बल्कि खुद सोल्जर बॉय एंड स्टॉर्म फ्रंट ही थे। हाँ, मतलब उस टाइम उसका नाम लिबर्टी था। तो कुल मिला के यही सब था ऑर्गेज्म, मतलब हीरोगैज़म। अब अगर बात करें इस एपिसोड की कहानी की, तो ये एपिसोड शुरू होता है डीप की एक कंसोलेशन वीडियो के साथ, जिसमें कि आगे कुछ और भी सेलिब्रिटीज का एक कोलैब देखने को मिलता है। ये एक नोट था जब कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया थम गई थी, तो उस वक्त भी कुछ सेलिब्रिटीज इसी तरह के वर्चुअल कोलैब्स कर रहे थे, ताकि हम सबको दुनिया में इतनी बड़ी आपदा के आने के बाद भी अकेलापन फील ना हो और हम सब हिम्मत रख सकें और खुद को ये समझा सकें कि मेरी जान ये दिन भी निकल जाएंगे। और मैं ये वीडियो देख ही रहा था कि अचानक से किंगो मेरे सामने आ जाता है एंड मैंने एपिसोड को बंद करके वापस से चलाया। यार मैं द बॉयज ही देख रहा हूँ, कुछ और तो नहीं चला दिया मैंने। भाई ये बंदा छाया हुआ हर जगह। अभी मिस मार्वल के सेकंड एपिसोड में इसका जिक्र चल ही रहा था कि कैसे कमाला की और कामरान के खानदान की औरतें इस बंदे के पीछे पागल हैं, और ये बंदा साक्षात द बॉयज में टपक पड़ा। खैर इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधा वॉट इंटरनेशनल के सीसीटीवी रूम में, जिसके स्टाफ की सारी जिम्मेदारी होमलैंडर भाई साहब ने डीप को दी हुई है, और इसको बोला गया था कि सबको अच्छे से काम पे लगाना है, जो काम ना करे उसको निकाल दो। तो इस चूते ने पूरे स्टाफ को ही काम से निकाल दिया। यार ऐसे लोगों को अगर कहीं किसी कंपनी में सेल्स टीम का मैनेजर बना दो तो ये पूरी कंपनी को बेच खाएगा, क्योंकि सेल्स वाले तो कभी ठीक से काम करते नहीं है अकॉर्डिंग टू बॉस। खैर ये लोग क्रिम्सन के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे कि अचानक से इनके सामने आता है सोल्जर बॉय एंड इसकी शक्ल देखती होमलैंडर की फटनी चालू, क्योंकि सोल्जर बॉय अब तक का सबसे बड़ा सुपर हीरो था दुनिया के लिए। हाँ ठीक है, वो भी अपने टाइम पे होमलैंडर जैसे एक चूतिया था, कोई हीरो नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू अपनी कैप्टन कार्टर दुनिया को हीरो चाहिए होते हैं। तो बस दुनिया को दिखाने के लिए जैसे उन्होंने सुप्रीम स्ट्रेंज का स्टैचू बनाया था, इन लोगों ने सोल्जर बॉय का स्टैचू बना के दुनिया के सामने पेश किया हुआ है। अब होमलैंडर को सिर्फ एक इंसान पे भरोसा है, ब्लैक नोआर पे, लेकिन अब सोल्जर बॉय के बारे में पता चलने के बाद ब्लैक नोआर की भी फटनी चालू, क्योंकि उसको पता है कि सोल्जर बॉय ने अगर अपनी महबूबा क्रिम्सन को निपटा दिया तो फिर वो पेबैक टीम के किसी बंदे को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये पेबैक यानी कि सोल्जर बॉय की वही पुरानी टीम थी जिसने उसे उस वक्त मिलके धोखा दिया था और रशियंस के हाथों पकड़वाया था। तो ब्लैक नोआर भी अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकाल के रैंडमली शैंग-ची की किसी चाची को पकड़ा देता है एंड अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि अब होमलैंडर
होमलैंडर बिल्कुल अकेला है। दूसरी तरफ बुचर एंड ह्यूई मिलकर सोल्जर बॉय के साथ एक डील करते हैं कि वो लोग उसको उसके दुश्मनों तक पहुंचाएंगे, बदले में उसको अपने दुश्मनों की लिस्ट में एक नाम और ऐड करना होगा, होमलैंडर का। अब यहाँ पे हमें सोल्जर बॉय की फिजिकल बिल्ड का, उसकी ताकत का एक छोटा सा नमूना देखने को मिलता है जब ह्यूई उसकी शील्ड उठाने की कोशिश करता है बट उसको हिला भी नहीं पाता। यहाँ पे मुझे म्योनिर के वही एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले सीन की याद आ रही थी थोड़ी थोड़ी। वैसे ये सीरीज है ही ऐसी, इसमें मार्वल डीसी के किसी भी सीन की आपको कभी भी याद आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ किमिको एंड सर्गी का अलग लफड़ा चल रहा है, उनको लिटिल नीना उठा के ले जाती है, जहाँ पे थोड़ी एक काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग बैटल के बाद किमिको लिटिल नीना के चमचों को निपटा देती है, बट नीना बच के भाग जाती है वहां से। यार ये बंदी बिना पावर्स के भी सॉलिड फोड़ती है यार। अब इसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी हिल जाती है यहाँ। अब इसको लगता है कि कंपाउंड वी ने इसको किसी वेपन में नहीं बदला था, बल्कि ये पहले से एक खूंखार औरत है। औरत के साथ खूंखार जोड़ने की क्या जरूरत है? जिसके जवाब में मुझे एमसीयू के डॉक्टर स्किन की वो बात याद आती है जब वो स्टीव से कहता है कि सुपर सोल्जर सीरम, या बॉयज के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो कंपाउंड वी इंसान को वही बनाता है जो वो अंदर से है। ये बस उसके असली गुणों या अवगुणों को, उसकी रियल पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करता है। रियल लाइफ में किसी बंदे को कंपाउंड डी के साथ देख लो, मतलब दारू पिए हुए, पता चल जाएगा कैसे कोई सीरम अंदर जाने के बाद रियल पर्सनैलिटी बाहर कैसे आती है। इधर एमएम, जिसको कि सोल्जर बॉय से अपने दादा की मौत का बदला लेना है, वो अब स्टारलाइट के साथ टीम अप कर चुका है। ऐसा लग रहा है इधर आईपीएल चालू है, हर एपिसोड में एक नई टीम आ जाती है। दूसरी तरफ ए ट्रेन अपने भाई के पैरालिसिस का जस्टिस मांगने के लिए एशली के पास जाता है कि भाई ब्लू होक को बाहर निकालो, मेरे को उसको फोड़ना है। जहाँ पे एशली वॉट के सीईओ की हैसियत से ए ट्रेन के ऊपर अपनी वो सारी भड़ास निकाल देती है जो उसने होमलैंडर की गालियां सुन सुन के जमा कर रखी थी अपने अंदर। यहाँ पे एशली का कैरेक्टर हमारे सामने एक आम आदमी की विवशता और डर का प्रदर्शन कर रहा है। कोई किसी से गालियां खा रहा है क्योंकि वो उसे डरता है, तो उसकी भड़ास किसी और पे निकालने के बाद उसको कुछ पल का जो उच्च कोटि का टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन फील होता है, वो यहाँ एशली के चेहरे पे साफ देखा जा सकता है। फिर हमें होमलैंडर का एक मून नाइट वाला बढ़िया सा सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पे हमें होमलैंडर के असली डर और कमजोरी का पता चलता है, जो है लोगों का प्यार, बट इन अ नेगेटिव वे। उसको बस ये चाहिए कि लोग उससे प्यार करें, फिर भले वो चाहे कुछ भी करें। और भाई प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तुम मोस्टली सामने वाले की मर्जी का भी काम कर लो, तब भी तुम्हें हमेशा रिटर्न में प्यार मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तो ये भैया हमेशा अपनी मर्जी का करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो मून नाइट वाला सीक्वेंस इन्होंने दिखाया है होमलैंडर का, तो मुझे नहीं लगता कि ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हिसाब से इसको डेवलप करेंगे आगे जाके। ये बस एक तरह से ऑडियंस के समझने के लिए था कि होमलैंडर के अंदर असल में चल क्या रहा है एक्चुअली। यहाँ पे हमें एक आम इंसान के अंदर के दो रूप देखने को मिलते हैं, एक वो जो उसके अंदर की इंसानियत को जिंदा रखना चाहता है, एंड दूसरा वो जो खुद को पूरी दुनिया का बाप समझता है। एंड होमलैंडर के केस में वो दूसरा शख्स जीत जाता है। इधर आईपीएल की एक और टीम बनने की तैयारी थी जो विक्टोरिया न्यूमन स्टारलाइट के साथ बनाने वाली थी। होमलैंडर को वोट से हटा के स्टारलाइट को द सेवन का इकलौता कैप्टन बना के उसको इस्तेमाल करके वोट का चेहरा दुनिया के सामने फिर से पाक साफ दिखाने की एक नाकाम कोशिश के रूप में, क्योंकि स्टारलाइट के इंस्टाग्राम पे 193 मिलियन फॉलोअर हैं। भाई अपने तो सोच के ही प्राण सूख गए हैं। समझ रहे हो सोशल मीडिया को किस तरह से सॉफ्ट पावर के रूप में यूज किया जाता है, द बॉयज सीरीज में भी और असल जिंदगी में भी। और इसी का एक नमूना हमें एपिसोड के एंड में देखने को मिला, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब होता है यहाँ पे हीरोगिज्म का खेल शुरू। इस साल ये पार्टी पेबैक के फॉर्मर मेंबर एंड सोल्जर बॉय के पुराने साथी TNT ट्विंस के यहाँ चल रही है, जहाँ एक एक करके सारे सुपर्स एंड अपनी आईपीएल की सारी टीम्स पहुंच जाती है फाइनल खेलने, जो कि बाद में सेमीफाइनल साबित होता है। खैर, और मुझे वो सीन बहुत ज्यादा फनी लगा जब वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो वहाँ लिटरली एक हवा में लहराता हुआ एनाकोंडा दरवाजा खोलता है। और भाई स्टारलाइट का वो एमएम की तारीफ में डायलॉग बोलना कि ये कर्निलिंगस में मास्टर है, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि किसी सुपर हीरो शो में इतनी क्यूट लड़की के मुंह से ये सब सुनने को मिलेगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि कर्निलिंगस क्या होता है तो रहने दो, फिर गूगल मत करना। खैर, उस एनाकोंडा के पीछे उसका मालिक भी हबीबी कम टू दुबई करते हुए बाहर आता है एंड उन दोनों को अंदर लेके चला जाता है। एंड अंदर का जो नजारा था वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, वो बस चरम सुख की तरह है जिसको बस फील किया जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं। हाँ, एक दो सीन है जिसको देख के मुझे हंसी जरूर आई थी। एक तो वो स्टारलाइट के सामने जब उसी के ब्रांड का एक डिल्डो वाइब्रेटर उड़ता हुआ गया, मतलब वो बंदी भी क्या सोच रही होगी यार कि हमारे नाम पे क्या क्या बिक रहा है मार्केट में। वैसे एक टाइम पे अपनी रियल लाइफ में भी शक्तिमान के नाम पे बहुत कुछ बिक रहा था, बट सोचो अगर कभी शक्तिमान के ब्रांड की ये सब चीजें तुम्हें देखने को मिल जाए। शिट, सॉरी शक्तिमान। एंड एक सीन जिसको देख के मेरे वाकई में रोंगटे खड़े हो गए थे, जब वो आइस पावर वाला सुपर उस बर्फ के डिल्डो का इस्तेमाल करता है। बहन जो क्या देख लिया मैंने। और वो एमएम के ऊपर मलाई की बरसात वाला सीन, और एक बंदा यहाँ लिटरली बेन एफ्लेक के बैटमैन वाला काउल पहन के बैठा है। एक कैटवुमन भी है। जाने तो अब मैं हीरोगिज्म के बारे में बात नहीं करूंगा, कहानी में आगे बढ़ते हैं। स्टारलाइट वहां से सबको जाने के लिए समझाती है कि यहाँ सोल्जर बॉय आने वाला है, सबकी जान खतरे में है, बट सब साले होमलैंडर के नशे में है, क्योंकि उसने टीवी पे बोल रखा है कि किसी को कुछ नहीं होगा, तो कोई स्टारलाइट की बात सुनता नहीं है। तो यहाँ हमें डीसी के पीसमेकर का एक मजाक सच होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे पीसमेकर के फर्स्ट एपिसोड में पीसमेकर खुद हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर को बताता है कि मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा था कि एक्वामैन मछलियों की लेता है। एंड पीसमेकर सीरीज के लास्ट में जब जस्टिस लीग दिखाई
जाती है, तब एजरा मिलर का फ्लैश एक्वामैन को यही बोल के छेड़ता भी है। हाँ, एजरा मिलर का फ्लैश। अरे यार, किसका नाम ले लिया मैंने। ये बंदा क्या करके मानेगा नहीं पता, छोड़ो जाने दो। तो यहाँ हीरोगैज़म की पार्टी में अपना डीप एक ऑक्टोपस की ले रहा है। द बॉयज न मार्वल को छोड़ेंगे न डीसी को, सबकी लेगा रे तेरा फैजल। खैर एट द एंड वहाँ पे सोल्जर बॉय पहुंच जाता है एंड वहाँ एक पॉइंट पे उसे सेम वैसा ही रशियन म्यूजिक सुनाई देता है जैसा कि उस वक्त भी प्ले होता था जब रशियंस उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस म्यूजिक को सुन के सोल्जर बॉय के अंदर का विंटर सोल्जर ट्रिगर हो जाता है एंड वो अपना पावर ब्लास्ट छोड़ देता है, जिसकी चपेट में आने के बाद वहाँ पे 12 लोग मारे जाते हैं, जिनमें सुपर्स और नॉर्मल सिविलियन शामिल होते हैं। ये बात में स्टारलाइट नहीं बताया था। और जो बच जाते हैं वो रेडिएशन की वजह से अपनी पावर्स खो देते हैं, सेम जैसा किमिको के साथ हुआ था। अब जो जिस हालत में था वो वैसा ही रह गया था। वो एनाकोंडा वाला बंदा अपना लंबा सा एनाकोंडा खुद अपने गले में डाल के घूम रहा था। इसके बाद ब्लू हॉक ए ट्रेन के हाथ लग जाता है एंड डॉक्टर के मना करने के बावजूद ए ट्रेन उसको सड़क पे ऐसे घसीटते हुए भागता है कि ब्लू हॉक के तो कंचे तक छिल जाते हैं। बट ए ट्रेन भी शायद हार्ट अटैक से मारा जाता है। आई मीन इसको अब वाकई में मर ही जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ए ट्रेन का जो कैरेक्टर आर्क है वो एक तरह से पूरा हो चुका है। उसने ह्यू से भी रॉबिन के लिए माफी मांग ली, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था सीजन 1 के एपिसोड 1 से। अब उसको मर ही जाना चाहिए। बस हाँ, उसकी डेथ थोड़ी और बेटर हो सकती थी अगर ये डेथ है तो, जो कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये हो, ये खत्म करें इसकी कहानी यहाँ पे। आई एम सॉरी ए ट्रेन, कर्मा इज अ बिच बेबी। इंसान को अपनी की गई गलतियां तभी समझ आती हैं जब वो सेम कांड कोई उनके किसी अपने के साथ कर देता है। यही तो समझा रही थी बेचारी असली तुम्हें। अब इस सब के बीच ह्यूई स्टारलाइट को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करके बाहर ले आता है, तो उन दोनों की जान बच जाती है। लेकिन एक मिनट, जब ह्यूई टेलीपोर्ट होता है तो उसकी नेकेड बॉडी टेलीपोर्ट होती है खाली, उसके कपड़े एंड जूते वगैरह जो कि उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है वो टेलीपोर्ट नहीं होते साथ में। तो यहाँ पे स्टारलाइट के कपड़े तो टेलीपोर्ट नहीं हुए एंड पता नहीं क्यों कैमरा ऊपर ही रखा, इन्होंने नीचे तक लेके नहीं गए। इसने शायद ज्यादा पैसे मांग लिए होंगे। बट इसके कानों की बालियां कैसे टेलीपोर्ट हुई यार इसके साथ? ये तो इसकी बॉडी का पार्ट नहीं है। ये जानबूझ के किया क्या इन्होंने, या शूटिंग में कोई गलती हुई इनसे? यार तुम्हें क्या लगता है इसके लिए नीचे मुझे कमेंट में बता देना। इसके बाद आता है इस एपिसोड का सबसे विभत्स सीन। एपिसोड वाला टर्माइट याद है? वही एंटमैन की पैरोडी। वो अभी एंटमैन ही बना हुआ है, यानी कि मिनी फॉर्म में है एंड अपनी पावर्स खो चुका है। वो पड़ा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा है और मुझे लगा कोई आएगा इसकी मदद करने के लिए, लेकिन अचानक से होमलैंडर के बूट का सोल उसके ऊपर पड़ता है एंड वो उसकी चटनी बना देता है। होमलैंडर का विभत्स रूप, जो ये दर्शाता है कि उसके लिए इंसान किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है, जिसको वो जब चाहे अपने पैरों के तले कुचल सकता है। ये उसी चीज को दर्शाने के लिए एक सिंबॉलिक शॉट था। एंड फाइनली अब आमना सामना होता है सोल्जर बॉय एंड होमलैंडर का, जहाँ पे होमलैंडर के लिए सोल्जर बॉय से बड़ा सरप्राइज खुद बुचर था। वो जो दोनों की लेजर बीम आपस में टकराती है ना, वो था असली चरमसुख आंखों के लिए। भाई सीजन का जब से पहला टीजर देखा था तब से इंतजार था इस पल का। फिर होमलैंडर एक एक करके बुचर एंड सोल्जर बॉय दोनों को पेलने लगता है एंड ह्यूई भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है और एक टाइम पे वो तीनों मिलकर होमलैंडर को दबोच लेते हैं। एंड बुचर का वो डायलॉग, हिंदी में देखने वालों को इस डायलॉग पे इतनी फील आई होगी ना, क्या डबिंग की है यार। ओए होए, बुचर सोल्जर बॉय से कहता है, वो जिस फील के साथ डब किया गया ना, चरम सुख भाई, चरम सुख। लेकिन जैसे तैसे करके अपनी पूरी पावर्स को बटोर के होमलैंडर वहां से उड़न छू हो जाता है। अब यार उड़ने के अपने प्लस पॉइंट्स हैं। खैर ये सब देखने के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि क्या होमलैंडर इतना ज्यादा पावरफुल है? तो शायद हाँ, क्योंकि जब सोल्जर बॉय उससे कहता है कि तुम मेरी एक कॉपी हो, होमलैंडर कहता है नहीं, मैं एक अपग्रेड हूँ। बट मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि सोल्जर बॉय ने अपनी ट्रू पोटेंशियल अभी तक दिखाई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसकी अभी तक कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी होमलैंडर से। वो जो भी कर रहा था बुचर के कहने पे कर रहा था, लेकिन अब जब उसका सामना फिर से होमलैंडर से होगा, दैट टाइम विल बी पर्सनल। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में अपनी स्टारलाइट सोशल मीडिया की अपनी असली सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करती है। वो दुनिया के सामने लाइव आके बता देती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ, जितने भी सिविलियंस एंड सुपर्स मारे गए, वो सब सोल्जर बॉय की वजह से। वो वॉट की सारी पोल पट्टी खोल देती है। जितने भी सुपर्स हैं वो सब हरामी हैं, सबको अपने नाम और स्टेटस से मतलब है, पब्लिक की कोई केयर नहीं करता और इनमें सबसे बड़ा हरामी है होमलैंडर। एंड इस चीज को उसके 193 मिलियन फॉलोअर्स में से बस 22 मिलियन फॉलोअर्स ने लाइव देखा था। एक मिनट, ये कुछ ज्यादा कम नहीं हो गए? इनके यूनिवर्स में भी इंस्टाग्राम पे बोट होते हैं क्या? वही स्टोरी चेक कर लो, मजा आ जाएगा, आज रात को तुम्हें तुम्हारे जीवन का परम सुख दे दूंगी, डीएम कर लो, ये सब उधर भी चलता है क्या? यार इनसे मैं बहुत दुखी हूँ इंस्टाग्राम पे। खैर स्टारलाइट के इस कदम के बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। एंड ये सब काफी खतरनाक होने वाला है दुनिया के लिए, क्योंकि इस एपिसोड को देखने के बाद एपिसोड 3 में होमलैंडर की स्टारलाइट को कही गई वो बात मुझे रह रह के याद आ जाती है, जब स्टारलाइट ने होमलैंडर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी उसकी फ्लाइट 37 वाली वीडियो को वायरल करने की धमकी देके। तब होमलैंडर का जवाब कुछ ऐसा था कि ठीक है कर दो वायरल, बता दो सबको, फिर देखते हैं क्या होता है। शायद मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, लेकिन फिर खोने को कुछ नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं सारे नर्व सेंटर उड़ा दूंगा, व्हाइट हाउस, पेंटागन, फिर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस खत्म कर दूंगा और फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेल्यूलर, इंटरनेट, जो कुछ भी मिलेगा। और फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए मैप से न्यूयॉर्क का नामो निशान मिटा दूंगा, मजा आएगा। सोचो अगर ऐसा सच में हो गया तो। अब हाँ, उसके और उसके इस कारनामे के बीच में अभी
भी सोल्जर बॉय एंड बुचर जैसी दीवारें खड़ी हैं, बट अगर वो दीवारें भी उसे ना रोक पाई तो, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। और नेक्स्ट सीजन के लिए इससे अच्छा मसाला क्या होगा कि अमेरिका को होमलैंडर ने टेक ओवर कर लिया एंड फिर पूरा एक सीजन जाएगा होमलैंडर को वापस गिराने में, या शायद 2 भी। अब देखो क्या होता है, बट जो भी होगा मजा आने वाला है और ये मजा डबल होने वाला है, क्योंकि द बॉयज का स्पिन ऑफ शो द बॉयज प्रेजेंट्स वर्सिटी की भी शूटिंग चालू है, जो कि मार्वल के एक्समैन की पैरोडी जी मैन पे बेस्ड होने वाला है, जिनको की द बॉयज के फर्स्ट सीजन में ही टीज किया गया था। यहाँ पे अपने प्रोफेसर एक्स के स्कूल की तरह गोडोल्किन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ क्राइम फाइटिंग, जो कि वॉट इंटरनेशनल के अंडर में आता है, इसके अंदर यंग एडल्ट सुपर्स की ट्रेनिंग की जाती है। खैर अभी इसको आने में टाइम है, बट जो अभी चल रहा है उसका फुल लुत्फ उठाओ और इंतजार करो द बॉयज के नेक्स्ट एपिसोड का। एंड अगर द बॉयज सीरीज को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ डालो या अपने विचार लिख डालो, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी कैसी लगी मेरी वीडियो वो भी जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट 5K कराने हैं जल्दी जल्दी। और अगर ज्यादा ही मजा आ रहा है वीडियो देखने में तो मजा अकेले अकेले मत लो यार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो को, दुआ देंगे तुम्हें। दुआ आजकल बहुत महंगी मिलती है मेरी जान, बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को उसकी। बाकी अगर मुझसे अपने दिल की कोई बात करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।